जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो आ रही है इंडियन एयरफोर्स के एमआरएफए टेंडर को लेकर। और अब इस एमआरएफए टेंडर में हाई प्रोडक्शन रेट यानी कि उच्च उत्पादन की दर को प्राथमिकता दी जाएगी और हो सकता है कि इससे रक्षा मंत्रालय की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि जो पहले की परियोजना थी उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स इंडिया के अंदर हाई प्रोडक्शन रेट पर जोर दे रही है। मतलब साफ है कि हर साल 10 से 14 यूनिटों के बजाय 24 फाइटर जेट्स बनाना है। और अगर ऐसा होता है तो इससे रक्षा मंत्रालय की जो लागत है यानी कि कॉस्ट है वो बढ़ सकती है, क्योंकि नई उत्पादन यानी कि नई प्रोडक्शन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फुल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की आवश्यकता होगी, जिसके बाद ही सालाना यानी कि हर साल 24 फाइटर जेट्स बन सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि एमआरएफए के लिए ये जो ओपन टेंडर है वो काफी अच्छा है, जिससे कम से कम विक्रेता ये बताएंगे कि वो भारत में कितनी जल्दी और बिना किसी रुकावट के फाइटर जेट बना सकते हैं। अगर हम एक तरफ राफेल फाइटर जेट की अगर बात करते हैं तो राफेल फाइटर जेट की सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रखी है, उनकी ऑर्डर बुक भी बड़ी है। दूसरी तरफ फाइटर जेट की बात करते हैं तो उसमें कई देश शामिल हैं। साप का ग्रिपिन अगर हम लेने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे LCA Mark II कैटेगरी में आता है। वहीं F-21 की बात करते हैं तो वो ऑलरेडी अपने बेस्ट पोजीशन पर है, यानी कि उस पर कोई अपग्रेड नहीं किया जा सकता। और F-35 तो हमें मिलेगा नहीं क्योंकि हमारे पास S-400 है। यहाँ पर दोस्तों वास्तविकता इस बात को लेकर भी है कि अगर भारत को फाइटर जेट्स की TOT मिलती है, वो भी सोर्स कोड के साथ, जिसके तहत भारत अपने हथियार और सेंसर्स को इंटीग्रेट कर सकता है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। लेकिन ये भी एक पूरी तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लो, 2030 से पहले कोई फाइटर जेट आने वाला नहीं है। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और है, अगर ये अंतर पूरा करना ही है तो बेहतर है कि आप Su-30 फाइटर जेट का उत्पादन और करना शुरू कर दें और अपने तेजस Mark II और तेजस Mark 1 फाइटर जेट पर फोकस पूरा बना के रखिएगा। देखते हैं कैसे ये बदलाव होता है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। भारत की स्वदेशी कंपनी आर्टिमोन एरोस्पेस ने अपना एक मल्टी रोल वीटोल यानी कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV को लॉन्च किया है। आर्टिमोन का ये जो वीटोल UAV है ये कई महत्वपूर्ण मिशन कर सकता है। कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस UAV को कई तरीके के मिशंस के लिए ऑप्टिमाइज भी किया जा सकता है, जैसे कि OV/OP स्काउट मिशन, निगरानी और टोही, टारगेट एक्विजिशन एंड ट्रैकिंग। इसके अलावा ये अलग अलग तरीके के पेलोड ले जा सकता है। मतलब साफ है कि मिशन की आवश्यकताओं के आधार पर यह अलग अलग तरीके की निगरानी, संचार और इलेक्ट्रॉनिक पेलोड अपने साथ कैरी कर सकता है। आखिरकार दोस्तों वो सच सामने आ गया है, जिसकी वजह से भारत का F-404 इंजन जो है वो डिले हो रहा है और इसी के चक्कर में हमारा तेजस Mark 1 फाइटर जेट प्रोग्राम ये पूरी स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। खुद अमेरिका ने अब इस बारे में खुलासा कर दिया कि प्रॉब्लम आई कहां से, कौन देश है जिसने ये काम किया है, जिसकी वजह से अमेरिका को भी ये बात सामने लानी पड़ी है। आपको मैं बता दूं कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस ने भारत को F-404 इंजन के लिए जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स की डिलीवरी की जानी है उसमें जो देरी हो रही है, उसमें जो सप्लाई चेन का मेन इशू आ रखा है, उसमें दक्षिण कोरिया की एक फर्म को जिम्मेदार ठहरा दिया गया है, क्योंकि ये जो दक्षिण कोरिया की फर्म है वो बंद हो गई है। और कहा जा सकता है कि ये भारतीय वायुसेना की मॉडर्नाइजेशन योजनाओं के लिए एक बड़ा झटका भी है। दक्षिण कोरिया जो कि GE के F-404 GE-102 टर्बोफैन इंजन को असेंबल करता है और ये लाइसेंस के तहत पुर्जों को बनाता है। इस कंपनी को कई महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। F-404 GE-102 जो है वो F-404 इंजन का ही एक टाइप है, जो कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और लॉकहीड मार्टिन के बीच जॉइंट वेंचर के माध्यम से T-50 गोल्डन ईगल को पावर देता है। 2016 में GE ने कोरियाई कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था F-414 GE-400 इंजन के लिए पुर्जों को घरेलू स्तर पर बनाने के लिए, जिसके तहत GE ने इस कंपनी को अधिकार दिया था। लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि इनमें से जो एक कंपनी कोरियाई फर्म है वो दिवाला हो चुकी है, उसका दिवालिया निकल चुका है, इसीलिए सप्लाई चेन में समस्याएं बढ़ रही हैं। हालांकि GE ने इस कंपनी का नाम नहीं लिया, बट इतना तो है इंजन डिलीवरी की वजह से इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस Mark 1 फाइटर जेट का जो उत्पादन है उसका समय यानी कि जो टाइमलाइन है वो प्रभावित हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आखिरकार जर्मनी ने भारत को छोटे हथियारों के निर्यात से जो प्रतिबंध है उसे हटा दिया है। इससे पहले उन्होंने हमारे ऊपर एक तगड़ा प्रतिबंध लगा रखा था, जिसकी वजह से भारत को कई प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ा था JNK में और नॉर्थ ईस्ट में। दरअसल दोस्तों हाल ही में आप सब जानते हैं कि जर्मन चांसलर भारत आए और इस दौरान उन्होंने भारत को इस बात का आश्वासन भी दिया है कि अब छोटे हथियार और जो अन्य रक्षा उपकरण हैं उनके एक्सपोर्ट पर वो प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। इससे पहले जर्मनी का सख्त रुख भारत के लिए था, जिसमें कि उन्होंने भारत की उस मांग को भी खारिज कर दिया था जब भारत के अर्धसैनिक बल जिसमें कि असम राइफल और BSF आते हैं उनके लिए इन छोटे हथियारों को देने से मना कर दिया था। और जर्मनी की इस हरकत की वजह से
JNK और भारत का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसमें जो कुछ संघर्ष और संवेदनशील क्षेत्र हैं उनमें इन हथियारों की तैनाती नहीं हो पाई और इसकी वजह से एक बड़ी टेंशन भारत को हो गई थी। अब दोस्तों जर्मनी ने ये जो फैसला लिया है, जर्मनी के जो छोटे हथियार निर्माता है जिसमें कि हैगलर एंड कोच अपनी क्वालिटी, विश्वसनीयता और स्थायित्व के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है और ये भारत के जो यूनिक ऑपरेशनल इन्वायरमेंट है उसके लिए एक अत्यधिक कुशल हथियार है। हालांकि यहाँ पर अभी भी जर्मनी के हथियारों पर भरोसा रहेगा और इन हथियारों के आ जाने से भारतीय सेनाओं की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, आखिरकार इजराइल ने एक बड़ा फैसला ले लिया है भारत के लिए। इजराइल जो कि इस वक्त चारों तरफ से आप ये समझिए कि समस्याओं से घिरा हुआ है, लगातार उसकी जंग पे जंग हो रही हैं, इसलिए इजराइल को अब हथियारों का उत्पादन करने में भी समस्याएं आने लगी हैं। क्योंकि जब चारों तरफ से हमले हो रहे हैं तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है इजराइल का जो भंडार है वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और प्रोडक्शन उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा है। इसीलिए अब इजराइल ने जो फैसला लिया है उसके तहत वो अब भारतीय रक्षा कंपनियों के साथ काम करेगा और उन्हें लाइसेंस देगा जिसके तहत वो भारत में इन हथियारों का निर्माण करेंगे ताकि इजराइल अपने स्टॉक पाइल्स को सिक्योर कर सके और उसे लगातार सप्लाई मिल सके। भारत और इजराइल के संबंध पिछले कुछ वर्षों में और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। ऐसे में दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत कई जो इजरायली डिफेंस कंपनियां हैं वो भारत की निजी क्षेत्र की जो कंपनियां उनके साथ बातचीत शुरू कर चुकी है, जिसके तहत वो जॉइंट वेंचर तैयार करेंगी जिसमें कि UAV बनेंगे, इसके अलावा प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनेंगे और अलग अलग तरीके के मिसाइल प्लेटफॉर्म्स बनेंगे। यही नहीं, ये जो वेंचर है यानी कि ये जो सहयोग है उसका उद्देश्य टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी करना है जो कि भारत के मेक इन इंडिया पहल को और बढ़ावा देगा। इससे भारत के पास इजराइल की टेक्नोलॉजी भी आएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति 2024 का 9वां संस्करण 1 से 12 नवंबर 2024 तक सिंजिंगटुंग इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा। गरुड़ शक्ति 2024 का उद्देश्य स्पेशल मिशन, जंगल वॉरफेयर और आतंकवाद विरोधी रणनीति में संयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से दोनों देशों के स्पेशल फोर्सेस के बीच आपसी समझ को गहरा करना है और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा तैयार की गई एक ऑटोनॉमस सरफेस वेसल जिसका नाम मातंगी है, उसका कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनावरण किया है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने 29 अक्टूबर 2024 को सागरमाला परिक्रमा शुरू की है। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा विकसित ये जो ऑटोनॉमस वेसल है जिसका नाम मातंगी है, ये मुंबई से तूतीकोरिन तक समुद्री मार्ग से 850 मील यानी कि 1500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान इस मातंगी में जो स्वदेशी रूप से विकसित नेविगेशन और टकराव से बचने वाले सॉफ्टवेयर हैं ये उनका इस्तेमाल करते हुए बिना इंसानी हस्तक्षेप के ऑटोनॉमस रूप से आगे बढ़ेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, दिवाली से पहले ही आखिरकार डैमचौक और देपसांग में सैनिक पीछे हट गए हैं। अब दोनों तरफ से रेगुलर जो गश्त है यानी कि पेट्रोलिंग है वो शुरू हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि मिलिट्री कमांडर स्तर पर जो बातचीत है वो तो जारी रहेगी। दिवाली के मौके पर दोनों तरफ से मिठाइयों का भी आदान प्रदान किया जाएगा। वहीं अमेरिका ने भी दोस्तों LAC पर समझौते को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल अमेरिका ने यह बयान तो बहुत ही दिल पर पत्थर रख कर दिया है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हम इस समझौते का स्वागत करते हैं लेकिन हम हर घटना पर करीबी से नजर भी बनाए हुए हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि धनुष आर्टिलरी गन को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि जो 114 धनुष आर्टिलरी गन थी वो 2022 तक भारतीय सेना को मिल जानी थी, लेकिन अभी तक ये पूरी जो गन्स है वो डिलीवर नहीं हो पाई है और 2026 तक भी ये पॉसिबल नहीं है। मतलब इसमें और डिले हो सकता है। ऐसे में दोस्तों भारतीय सेना अब इस पूरे प्रोग्राम पर दोबारा विचार कर सकती है और शायद हो सकता है कि आगे धनुष के ऑर्डर भी ना दिए जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, आखिरकार ब्राज़ील ने आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि वो चाइना के BRI प्रोजेक्ट में नहीं जुड़ेगा। तो फिलहाल इस हफ्ते के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और आप सबको हैप्पी दिवाली शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।